हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लास से मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मनीष शंकर तिवारी। आप लोगों को ये तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि हमारे विद्यालय अब 31 जुलाई तक बंद रहना है। मतलब हमारी जो क्लासेस हैं वो 31 जुलाई तक विद्यालयों में संचालित तो नहीं होने वाली। तो हमारी पढ़ाई रुकने ना पाए इसके लिए हम ई क्लासेस बाय मनीष सर से विषय सामाजिक विज्ञान को लेकर आते रहेंगे और आप लगातार इससे पढ़ते रहेंगे। हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली। तो चलिए हम आते हैं अपने कंटेंट पर। अभी तक हमने भारत में उद्योग किन किन आधारों पर उसका विभाजन हो सकता है ये पढ़ चुके हैं। कृषि मूल्य संवर्धन के बारे में हम जान चुके हैं कि किसान भाइयों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न कच्चे माल के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में विस्तृत से विवरण। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो कच्चा माल है वो उद्योगों का भोजन कहलाता है। कच्चे माल का प्रयोग उद्योग धंधों में या उद्योगों की स्थापना में या इंडस्ट्रियल लेवल पे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। हम उस रॉ मटेरियल को ही हम उस कच्चे माल को ही हम उद्योगों का भोजन कहते हैं। तो इसी भोजन के आधार पर आज हम कृषि भोजन मतलब कृषि आधारित कच्चे माल जो होते हैं उनसे क्या उद्योग बने हैं, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, खनिज आधारित उद्योगों में कोयला उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है और वन आधारित उद्योग है हमारे, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण, यही वह चैप्टर है जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। उद्योगों का वर्गीकरण बड़ा सरल होता है। कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग की पृथक पहचान होती है, क्योंकि कच्चे माल को हम उद्योगों का भोजन कहते हैं। ये बात हम शुरू में कह चुके हैं। आज हम भारत के कच्चे माल पर आधारित प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी हैं, कृषि आधारित देश भी हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि उत्पादन का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। भले गेहूं चावल हमारा भोजन हो, लेकिन इसके अलावा ये साथ में उद्योगों का भी भोजन है। जैसे गन्ना से शक्कर बनती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गन्ना है, इस गन्ने को प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। इसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग में कपास का प्रयोग किया जाता है, कपास से वस्त्र बनते हैं। अब हम कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की ही चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना, सबसे संगठित और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत देश में कुल 1866 मिलें हैं। इन मिलों में लगभग 82% मिलें निजी स्वामित्व वाली हैं, मतलब प्राइवेट हैं। 10% मिल जो हैं, 10% मिलें सरकारी स्वामित्व वाली हैं, जनता के हितार्थ वाली हैं, और 8% मिलें सहकारी स्वामित्व वाली हैं। तो इस तरह से 1866 कुल मिलें हैं, उनका विभाजन किया गया है सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से इसकी हिंदुस्तान में शुरुआत हुई। सूती वस्त्र का पहला कारखाना सन 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आगे चल के सन 1851 में मुंबई में श्री नाना भाई डाबर के द्वारा पहला सफल कारखाना खोल दिया गया। चूंकि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो मुंबई में हुआ, इसीलिए हम मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। हालांकि बाद में यह उद्योग अहमदाबाद में केंद्रीकृत हो जाने के कारण इसको हम अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहने लगे। मुंबई और अहमदाबाद जो दो अहम नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहते हैं, या सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम उत्पादन के लेकर के। तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सूती वस्त्रों का उत्पादन सन 1950-51 में 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 2005-06 में बढ़कर के 4,957.7 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। तो डेफिनेटली सन 2019-20 में तो और कई गुना उत्पादन बढ़ा होगा। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग होता है, यह हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अतः कपास उत्पादक क्षेत्र इस उद्योग के लिए उपयुक्त हैं।
मुंबई और अहमदाबाद चूंकि कपास उत्पादक क्षेत्र हुआ करते थे, इसलिए इन स्थानों पर सबसे पहले टेक्सटाइल मिल्स स्थापित की गई, कपड़ा उद्योग स्थापित किया गया। साथ ही आर्द्र जलवायु में भी यह उद्योग सफल होता है, इसलिए सूती वस्त्र मिलें, भारत की जो सूती वस्त्र मिलें हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। मुंबई सबसे मुफीद है, समुद्र तटीय भी है और कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, इसीलिए यह सूती वस्त्रों की राजधानी भी है। आगे हम विभिन्न राज्यों की स्थिति में देखते हैं कि प्रमुख उत्पादक राज्य, उन राज्यों का भारत में क्या स्थान है, उन राज्यों में सूती वस्त्रों की कुल कितनी मिलें या उद्योग हैं, उनमें कितनों में कताई की जाती है, कितनी मिलों में कताई और बुनाई दोनों होती है, उस राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो है सूती वस्त्र उद्योग में भारतवर्ष में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर कुल 119 मिलें हैं, जिनमें 18 मिलों में कताई का काम होता है, शेष मिलों में कताई और बुनाई दोनों के काम होते हैं। इसके अलावा राज्य के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनमें मुंबई है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, इस तरह से ये प्रमुख केंद्र हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर है गुजरात राज्य, जिसका स्थान भी भारत में द्वितीय है। कुल 118 मिलें हैं, जिनमें 24 मिलों में कताई होती है, 24 मिलों में कताई बुनाई दोनों का काम होता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है सूती वस्त्र की दृष्टि से। तृतीय स्थान पर आता है तमिलनाडु, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ पर कुल 439 मिलें हैं, हालांकि ये आकार में छोटी हैं, लेकिन अधिकतर जो मिलें हैं उनमें सिर्फ कताई का काम होता है। कोयम्बटूर, जैसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा होता है। हालांकि यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं है, लेकिन चूंकि विद्युत का उत्पादन बहुत अच्छा है इस राज्य में, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है। इसके अलावा उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। तो ये आपने राज्यवार स्थिति देख ली। नक्शे में भी आप देख सकते हैं, आपको किताबें मिलने वाली होंगी, उन किताबों में आप देख सकते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनमें कौन कहाँ पर है। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र, जूट, शक्कर उद्योग, चाय उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। इन उद्योगों के बारे में उनके सामने जो चिन्ह बने हुए हैं उसके आधार पर आप इस मैप में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योगों की। खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में हैं लोहा इस्पात, सीमेंट एवं धात्विक आदि उद्योग। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्राप्त है। अतः हम सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग का ही अध्ययन इसमें हम करने जा रहे हैं। इस्पात को हम सामान्य भाषा में स्टील बोलते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यह इस्पात शब्द कैसे आया, इनको हम अंग्रेजी में स्टील बोलते हैं। लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। आपको समझ में आ गया होगा, स्टील की गंजी, स्टील के बर्तन, रेलगाड़ी चलाना तो स्टील, सुई लगाना तो स्टील, हर चीज़ में लोहा और इस्पात के अलावा दूसरी चीज़ का उपयोग ही नहीं हो रहा है। मानव उपयोग की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे सुई से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण बिना लोहा और इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर है। शायद यही वजह है कि हम इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अब हम आगे चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में भारत में लघु उद्योग के रूप में यह स्थापित हुआ करता था। दिल्ली की कुतुब मीनार के नज़दीक में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो लगभग 1500 साल पुराना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में लोहा उद्योग कितना पुराना होगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो लौह स्तंभ है इसमें आज दिनांक तक जंग नहीं लगा है। कभी अवसर मिले तो यहाँ दिल्ली जाने का तो इसे आप जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं। भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवा नाम के स्थान पर लगाया गया था। हालांकि ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन बड़े पैमाने पर पहला कारखाना सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची नाम के स्थान पर खोला गया। यह साकची स्थान झारखंड राज्य में है वर्तमान में, और इसी साकची गांव को हम आज जमशेद नगर के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने इस उद्योग में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना आजादी के बाद की। यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। लोहा एवं इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण पर अगर हम बात करें तो लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना वहां की गई सूती वस्त्र उद्योग की तरह। जैसे मुंबई और अहमदाबाद कपास उत्पादक क्षेत्र हुआ करते थे तो वहां पर सूती वस्त्रों का कारखाना डाला गया, ऐसे ही जहां पर लोहा एवं इस्पात का कच्चा माल मिलता हो वहां पर ही लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण हुआ। कोयला, मैग्नी, चूने का पत्थर, डोलोमाइट ये बहुत वजनी, सस्ते और अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग लोहा इस्पात बनाने में होता है। अब इनको अपन उस जगह से जहां ये मिलते हैं वहां से किसी दूसरी जगह ले जाए तो ढुलाई में पैसा खर्च होगा। इसीलिए इस व्यर्थ के परिवहन से बचने के लिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना वहीं की जाती जहां पर कच्चा माल मिलता हो। अब यह उद्योग मुख्यतः 4 भागों में केंद्रित है। मतलब किन किन स्थानों पर केंद्रित किया जा सकता है, कहां कहां इनकी इकाइयां स्थापित की गई, इसके बारे में देखें तो सबसे पहला कोयला क्षेत्रों पर स्थित इस्पात केंद्र, वे स्टील सेंटर, वे उत्पादक इकाइयां जहां पर कोयले की उत्पत्ति होती है, जहां पर कोयला पाया जाता है, वो मुख्यतः बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र, जहां पर लौह अयस्क मिलते हैं भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर, चंद्रपुर, मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क मिलता है, वहां पर हम इसको करते हैं। अच्छा, कोयला क्षेत्रों में क्यों खोला गया इस्पात केंद्र, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 4 में से तीसरे केंद्र की बात कर रहे हैं। कोयला व लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र, जिनमें जमशेदपुर है। मतलब यहाँ पर कोल उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर स्टील उत्पादन हो रहा है, यहाँ से दोनों से परिवहन किया और उद्योग के अनुकूल स्थान झारखंड का साकची गांव मिला, वहाँ पर हमने स्टील उद्योग स्थापित कर दिया जो आज जमशेदपुर कहला रहा है। कोयला से अग्नि उत्पन्न की जाती है, स्टील को पिघलाया जाता है, इससे एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, इसलिए ये तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है। चौथा, तटीय सुविधा स्थल वाले इस्पात केंद्र, मतलब जैसे विशाखापट्टनम, यहाँ से आयात निर्यात की अच्छी सुविधा होती है। जमशेदपुर में स्थापित लोहा इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। इसमें इस्पात के साथ साथ गर्डर, सलाखें, चादर, रेल की पटरियां, कांटेदार तार इत्यादि बनाए जाते हैं। मतलब लोहे की बात हो तो जमशेदपुर का लोहा प्रसिद्ध है, टाटा आयरन नंबर 1। अब प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र जैसे टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी जमशेदपुर, झारखंड सबसे बड़ा कारखाना विशेषता है। पश्चिम बंगाल में जैसे बर्नपुर है, इंडिया आयरन स्टील कंपनी, कुल्टी, हीरापुर, ये 2 शाखाएं हैं इसकी। यहाँ पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में, ये ध्यान रखिए जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित था। लोहा इस्पात कारखाना सलेम तमिलनाडु में है ये। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना आंध्र प्रदेश, ये केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार और भारत की केंद्र सरकार। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में आधुनिकतम तथा इसकी आरसीसी चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला है कर्नाटक का विजयनगर इस्पात कारखाना जो हासपेट में स्थित है। यह पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कारखाना है। ये आपके लोहा इस्पात कारखाना के केंद्रीकरण आपने देखा। अब मानचित्र में अगर आप देखेंगे कि खनिज आधारित कौन कौन से उद्योग हैं तो लोहा इस्पात, भारी मशीन, हवाई जहाज, मशीन टूल्स, जलयान निर्माण, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग हैं। और इस भारत के नक्शे में आप इनको बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में मानचित्र भरने में जब आता है तो ये केंद्र पूछे जाते हैं। आप लोग चाहें तो इनको घर में बहुत अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं, एक रोचक खेल की तरह। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो लोहा इस्पात का जो उत्पादन था वो 70 लाख टन था, लेकिन कब था? 70-71 में। लेकिन सन 2005-06 में 492 लाख टन हो गया। आज तो इसकी पोजीशन और अच्छी हो गई होगी। उत्पादन की दृष्टि से लोहा एवं इस्पात में भारत का स्थान विश्व में 9वां है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 9वें नंबर पे भारत स्टील की पोजीशन में है। अब हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर
वन आधारित उद्योगों की। वनों से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के चैप्टर में आप इसे पढ़ चुके हैं। यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप उससे क्लिक करके और वन संसाधन के बारे में देख सकते हैं। वनों से हमको लकड़ी, गोंद, राल, छाल, पत्तियां, फल, औषधि आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं और यही वस्तुएं उद्योगों के लिए कच्चा माल बन जाती हैं। वन आधारित प्रमुख उद्योग हैं कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, माचिस उद्योग, रबर उद्योग और रेशम उद्योग। आज हम अध्ययन करेंगे कागज उद्योग का। कागज उद्योग जो है वो आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है, क्योंकि शिक्षा का आधार भी कागज है। अतः वन आधारित उद्योगों में कागज उद्योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में हाथ से कागज बनाने की कला का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। घरों में कागज बना लिया करते थे भारतीय लोग। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व यह कुटीर उद्योग के रूप में भारत में था। घरों में, गांवों में कागज बना लिया जाता था और इसके प्रमुख केंद्र कालपी और मथुरा जैसी जगह थीं। भारत का पहला सफल कागज कारखाना सन 1716 में ट्रंकुबार नाम के स्थान पर स्थापित किया गया है। यह ट्रंकुबार तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आज़ादी के बाद पूरे देश में 100 से ज़्यादा कागज की मिलें स्थापित की गईं। कागज बनाने हेतु प्रमुख कच्चा माल जो है वह बांस, निफर की लकड़ी और घास की लुगदी। निर्माण में रंग तथा सरेश का भी प्रयोग होता है। हालांकि हमारे यहाँ लुगदी उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती, इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। भारतीय कागज उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की स्थिति क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो कागज उद्योग है इसमें सबसे ज़्यादा 53% कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। इसके बाद 23% कच्चा माल कृषि उपजों से प्राप्त होता है, जैसे गन्ने की फुलकी वगैरह, जो गन्ने की छीलन नीलन बच जाती है वो। 15% कच्चा माल रद्दी कागज का होता है, जिसे हम रद्दी के रूप में बेचते हैं और इसको इकट्ठा करके लुगदी बना ली। और शेष 9% में अन्य कच्चा माल हमको प्राप्त होता है कागज के उद्योग के लिए। औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता होती है। इसलिए कागज उद्योग के कच्चे माल प्राप्ति के क्षेत्रों के समीप लगाए गए हैं। मतलब इसीलिए कागज उद्योग कच्चे माल जहां पर प्राप्त होते हों उनके नज़दीक लगाए गए हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, बिहार आदि। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है। कागज उत्पादन में हम विश्व में 20वें नंबर पर हैं। 53% कागज लिखने और छपाई में, 22% पैकिंग में, 16% गत्ता बनाने में, 6% अखबारी कागज में और शेष अन्य किस्म का कागज हम तैयार करते हैं। कागज उत्पादन की जो स्थिति है वो सन 1950-51 में 116,000 टन कागज का उत्पादन हमारे देश में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके बढ़ गया। सन 2000-2001 में 3090 टन था। अब 19-20 में लगभग 20 साल बाद इसकी जो उत्पादन की स्थिति वो कई गुना इजाफा उसमें हुआ होगा। देश के प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र जो हैं, सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन केंद्र 40% देश के हिस्सेदारी में पश्चिम बंगाल में है। टीटागढ़, रानीगढ़, नैहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, बड़ा नगर, शिवराफुली इत्यादि। दूसरे नंबर पर 12% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश, शिरपुर, राजमहेंद्री, कागज नगर, ये नाम ही ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश में कागज नगर है, हासपेट, ये एक कारखाना पुराना है। इसका महाराष्ट्र का 11% हिस्सेदारी कागज उत्पादन में पूना, मुंबई, बल्लारपुर, कोलाबा, कामटी, कल्याण, बाड़ावली, ओंगेलवाड़ी आदि। उड़ीसा, मध्य प्रदेश की 10% से भी कम हिस्सेदारी है। हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो अखबारी कागज नेपानगर, होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना इत्यादि यहाँ पर हैं। तो ये स्थिति है कागज उत्पादन की जो आप लोगों ने देखी, और इस तरह से हमने कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित उद्योगों में से प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ा। एक बार यदि हम इसको रिकॉल करें तो हमने देखा कृषि आधारित उद्योगों में हमने सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जाना, फिर खनिज आधारित उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जाना, और वन आधारित उद्योग धंधों में हमने जाना कागज उत्पादन के बारे में। तो इस तरह से हमने 3 प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ा, और अब आगे बारी है आपकी छात्र उपयोगी प्रश्नावली को हल करने की। 5 प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूं इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसे हल करेंगे।
अगला वीडियो आए उसके पहले आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे और साथ ही ई क्लासेस बाय मनीष सर के एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। तो आप लोग देखते रहिए ई क्लास बाय मनीष सर और घर में सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहिए सामाजिक विज्ञान। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।